ये कार्य काम तो बहुत दिया जाता है, लेकिन उस तरह का सम्मानजनक मान्यता सर उनको नहीं मिलता। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता उसी ग्रामीण उसी क्षेत्र के होते हैं और उनको 6 घंटे के लिए हम उनसे काम लेते हैं। निश्चित रूप से आज वो बहुत ही बेहतर काम कर रही है और विभिन्न राज्य सरकार भी अलग अलग तरीके से उनसे काम ले रही है। तो अगर हम देखें तो अलग अलग जो भारत सरकार के माध्यम से भी हम उनको मानदेय देते हैं और समय समय पर मानदेय में बढ़ोतरी भी होती है। मानदेय के अलावा भी हम उनको उनके जीवन बीमा, आयुष्मान भारत के तहत अभी हेल्थ कवरेज स्कीम से भी उनको हमने जोड़ा है और राज्य सरकार के द्वारा भी दिए जाते हैं। तो उसमें अलग अलग राज्य सरकार के द्वारा भी जो राशि दी जाती है, कहीं 15,000 कहीं 10,000 इस तरह से, और आने वाले समय में भी ये लगा नहीं राज्य सरकार महोदय, विभिन्न राज्य जब ये कार्य तो अलग अलग वो टॉप अप देते हैं और टॉप अप के माध्यम से देखेंगे तो विभिन्न राज्यों के इसमें मानदेय एक रूप में नहीं है। हम चूंकि इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, हम आपको डिटेल आपको देंगे कि किस राज्य में कितने दिए जा रहे हैं। भारत सरकार समय समय पर 2018 में भी बढ़ाई है और हम जैसा महसूस करते हैं उनको हर तरह की सुविधाएं शायद ये सरकार नहीं समझ पा रही है और इसीलिए बार बार उसको एक ऐसा मामूली सा पत्थर समझ करके फेंकी जा रही है। लेकिन मंत्री जी शायद आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आशा बहनें हीरा है। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल जो हमारे प्रदेश में कार्यरत आशा बहनें हैं उनसे जुड़ा हुआ है और सरकार कहीं ना कहीं इन आशा बहनों की आशाओं पर लगातार पानी फेरती हुई आ रही है। ये आशा बहनें जो हैं उनका मूल मंत्री जी शायद आपका विभाग समझ नहीं पा रहा है। और रही बात छपने की, आशा बहनों का भी उतना ही अधिकार है कि वो अखबार की पंक्तियों में सामने आए और उनकी अधिकार की जो बातें सदन में बोली जा रही हैं वो लिख करके पढ़ करके वहां पर आए, क्योंकि आज वो आशा बहनें जिस तरीके से आपके विभाग की रीढ़ बन करके हैं शायद ये सरकार नहीं समझ पा रही है और इसीलिए बार बार उसको एक ऐसा मामूली सा पत्थर समझ करके फेंकी जा रही है। लेकिन मंत्री जी शायद आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आशा बहनें हीरा है और इसका वर्णन, क्योंकि हमारे वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगी कि इस विभाग में जो आशा बहनें जिस तरीके से काम कर रही हैं, चाहे वो संक्रमित रोग हो उनको बचाने के लिए, मैं बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं बोलूंगी, लेकिन ये बजट से रिलेटेड है, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जितना वो काम कर रही हैं अगर उनका काम रोक दिया जाए तो आपके विभाग का जो संपूर्ण का बजट है वो पूरा का पूरा बजट भी आप लगा देंगे, तब भी आप उनके द्वारा किए हुए कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हुई पिछले सदन में और लगातार सरकार के द्वारा हो रही है। ऐसी स्थिति में 8,08 करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर के आई है, लेकिन उस बजट में हमारी आशा बहनों के लिए कुछ भी नहीं है। मंत्री जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप बात करते हैं कि उनका इतना मानदेय है और इतना सरकार दे रही है। मेरे पास आंकड़े हैं और मैं उसे टेबल भी करना चाहूंगी कि वर्तमान में 24 ऐसे जिले हैं और 25,000 आशा महिलाएं हैं जो हमारी वर्कर्स हैं जिनका भुगतान नहीं हुआ है और आज वो रोडों पे हैं, वो जगह जगह पर आपसे मिलना चाह रही हैं, लेकिन उन्हें आपसे मिलने का अवसर नहीं मिल रहा है और शायद इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो छप नहीं रही हैं। जो छपता है वो दिखता है और मीडिया की ये ताकत है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत है कि हम उस चीज को, सत्यता को सबके सामने लेकर के आए। मेरा आपसे सिर्फ यही प्रश्न है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाली सरकार, इतने बड़े बड़े बजट्स लाने वाली सरकार आज आपके विभाग की रीढ़ में सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आशा महिलाएं हैं उनको कोई दर्जा नहीं दिया जा रहा है, ना उन्हें राजकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है, ना उन्हें संविदा के कर्मचारियों का दर्जा दिया जा रहा है। और बार बार जब बात आ रही है कि उनको उनके अधिकार का पैसा मिले, क्योंकि वो हर समय काम करती हैं,
प्रसव का कोई समय फिक्स नहीं होता है। हम सब किसी ना किसी परिवार से हैं और हम सब जानते हैं कि प्रसव किसी भी समय हो सकता है। और एक वो जो आशा बहन है, उस माँ के साथ वो 9 महीने उस प्रसव को झेलती है, उस प्रसव के साथ खड़ी रहती है और उसे अस्पताल लेकर के जाती है। ऐसी स्थितियों में क्या उसका अधिकार नहीं है कि उसे भी 18,000 का मानदेय प्रति माह मिले? क्या हमारी जो संगिनियां उनके साथ काम करती हैं, उनका अधिकार नहीं है कि उन्हें 24,000 का मानदेय सरकार के द्वारा मिले? तो मेरा प्रश्न पहला तो मैंने पूछ लिया, साथ ही साथ मैं आपसे अपने अनुपूरक भी पूछ लेती हूँ कि आज अस्पतालों में जब वो महिलाएं प्रसव की महिलाओं को लेकर के, मरीजों को लेकर के पहुंचती हैं, तो वहां उनके रुकने तक का इंतजाम अस्पतालों में नहीं है। इस पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा सीएससी नहीं है जहां आशा बहनों के लिए एक कमरा रखा गया हो कि रात में अगर किसी महिला को प्रसव के समय लेकर के जाए तो उनको वहां रुकने का इंतजाम हो। ऐसी स्थिति में मेरी दूसरी आशा बहनों की तरफ से सरकार से मांग है कि आपके इतने बड़े बजट में से प्रत्येक सीएससी पे कम से कम आशा बहनों के रुकने का इंतजाम कराते हुए एक एक कमरा आवंटित किया जाए। मेरा तीसरा आपसे मांग ये है कि ये जो बहनें दिन रात कड़ी तपस्या कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, सड़कों पे घूम रही हैं, परिवारों को जोड़ रही हैं, जागरूक कर रही हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसकी बात कर रही है, क्या इन महिलाओं का अधिकार नहीं है कि उन्हें स्वास्थ्य बीमा और उन्हें जीवन बीमा मिले? क्या सरकार अपने विभाग की इतनी महत्वपूर्ण महिलाओं को ये नहीं दे सकती है? और लास्ट में मैं कहूंगी कि जो यातायात है उनके समय का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उन्हें समय से पहुंचना होता है जब जहां जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में आपने अपने बजट में स्कूटी की बात की है, तो मैं ये भी चाहूंगी कि आशा बहनों की मांग है कि उन्हें स्कूटी दी जाए। ये चारों प्रश्न हैं मेरे, और मैं अनुरोध करूंगी कि मंत्री जी दोनों सदस्यों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दे दें। माननीय मंत्री जी, आशा वर्कर हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को देखते हुए हमारी सरकार ने लगातार उनकी उन्नयन के लिए काम किए हैं। आशा योजना भारत सरकार की योजना है और ये वॉलेंट्री सर्विस है। स्वैच्छिक सेवा के कारण उनको मानदेय मिलता है और जो विभिन्न केंद्र प्रदेश की योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने पर उनको अलग से बोनस भी मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इनको वर्तमान में 6,000 से लेकर के 11,000 रुपए तक, 6,000 रुपए मिनिमम है और 11,000 रुपए मैक्सिमम पेमेंट हमारी सरकार ने मानदेय और जो इनके बोनस है अतिरिक्त रूप से जो काम किया उसके आधार पर हमने अभी तक किया है। अभी 16-17 में इनको 2,306 रुपया मिलता था टोटल, अब ये 6 से 11,000 रुपया हो गया है। दूसरा 25-26 के बजट में हम इनको 2,000 से 3,000 रुपए करने के लिए हम प्लान बनाए हैं। इसको हम आगे भारत सरकार को 3500 तो पहले ही दे रहे हैं, भारत सरकार को हमने लिखा है। अच्छा, वो देते हैं। दूसरा क्या है, अभी हमें लगता है माननीय सदस्यों ने पूरा अध्ययन नहीं किया है, सतही जानकारी के तहत सवाल लगाया है। हमारी सरकार ने इनको जीवन बीमा की सुविधा दे रखी है और ये सुविधा दी जा रही है इनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत इनको हम ऑलरेडी दे रहे हैं और ये बहुत लंबे समय से लागू है। इनको हम स्मार्टफोन भी एक दिए हैं। माननीय सदस्य ने चार्ज के बारे में कहा, उसका रिचार्ज के लिए हम 99 रुपए और 250 रुपए उनको प्रतिमाह देते हैं रिचार्ज के लिए, मोबाइल फोन भी किया। दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने उठाई कि इनको बड़ी चिंता है। सर, लोकतंत्र में कभी काम करने का अवसर इनको भी मिला है और आज हमें मिल रहा है। हम लोगों ने इनके मानदेय को लगातार बढ़ाने का काम किया है और 2018 में 1,000 रुपया था, इसको 2,000 रुपया अपनी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार ने किया है। इसके अलावा अगर एक जियो हमारे समाजवादी साथी सुनना चाहें, 4 मार्च 2014 को समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इनके भैया यहां बैठते थे, एक जियो किए थे, उसके 9वें नंबर पॉइंट पर कहे हैं कोई नियत वेतन आशा को हम नहीं देंगे, ये जियो में कहा है। और दूसरा कहा है कोई मानदेय भी नहीं मिलेगा। मेरा यह कहना है, ये कोई ऐसी बात नहीं है
ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता आशा वर्कर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के एक एक कर्मचारियों के हित के लिए। आशा वर्कर हमारे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी, मैं स्वयं इनके संपर्क में रहता हूं। एक और सूचना दे दूं, मुझे अच्छी तरह याद है, इनके भैया यहां बैठते थे। आशा वर्कर ने प्रदर्शन किया था, हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। जो आशा वर्करों की अध्यक्ष प्रदेश की, उसका मुकदमा पिछली सरकार में न्याय मंत्री रहते हुए मैंने वापस लिया। ये वही हमारे समाजवादी साथी हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अपने आशा वर्कर के साथ साथ प्रदेश के एक एक कर्मचारियों के हितों की चिंता करना हमारे सरकार का प्रथम दायित्व है। कर्मचारी हमारी रीढ़ की हड्डी है, उनके सुख और दुख में हम हमेशा खड़े रहेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। उनसे अवैतनिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने की अपेक्षा की जाती है। साथ ही आंगनबाड़ी की जो सहायिका और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता होती हैं, उनकी नियुक्ति भर्ती सहित स्कीम के कार्यान्वयन संबंधित सभी मसले राज्य की सरकारों के द्वारा तय किए जाते हैं, जो जिला स्तर पर और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर उनकी समीक्षा के साथ वो काम पूरे किए जाते हैं। निश्चित रूप से आंगनबाड़ी की जो हमारी सहायिका हैं वो बहुत मेहनत कर रही हैं और उसके कारण उनको जो मानदेय देने की बात थी उसमें भी अभी हमारी सरकार ने काफ़ी बदलाव किया है। लेकिन अगर हम उनके काम के विषय में देखें तो आंगनबाड़ी स्कीम का लक्ष्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं का समग्र विकास करना है। इसमें पूरक पोषण, सकल स्कूल के पूर्व की जो अनौपचारिक शिक्षा है, उसके साथ साथ पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाओं के जो पैकेज प्रदेश सरकार और केंद्र सरकारों के द्वारा लोगों के जरूरत के लिए बनाए जाते हैं, उसमें उन आंगनबाड़ी की बहनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वास्तव में पूरी दुनिया में 2030 तक जो सस्टेनेबल गोल प्राप्त करने के लिए प्रत्येक देश ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि ये हमारा देश गांवों का देश है और यहाँ पर गांवों तक शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और पोषण के प्रति लोग जागरूक हो, संवेदनशील हो और समय पर पोषण के कार्यक्रमों को चलाएं भी, लाभ भी लें और किस तरह से उनको बच्चों का पालन पोषण करना है, उसके साथ साथ महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उनमें जो ज़्यादातर महिलाएं एनेमिक होती हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, जो छोटे बच्चे हैं उनके जो टीकाकरण के हमारे कार्यक्रम होते हैं, जो 7 ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिनके टीकाकरण के माध्यम से बच्चों को स्वस्थ रखने की एक बड़ी चुनौती हमारे देश में थी, उसमें आंगनबाड़ी की जो हमारी सहायिकाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और निश्चित रूप से जिस तरह से वो 6 ये काम कर रही हैं, हमारी जो पहले हमारी सरकारें थी उस समय बहुत विशेष ध्यान इस पर नहीं जा पाया, क्योंकि उस समय ऐसी बात भी नहीं थी। लेकिन 2018 में आंगनवाड़ी केंद्रों की जो सहायिकाएं थी उनका प्रतिमाह मानदेय 3000 से बढ़ा के 4500 रुपया किया गया है। उसके साथ ही साथ हमारी जो सहायिकाएं होती हैं उनको 2250 रुपया जो मिलता था, जो 2250, उसको 3500 रुपया किया गया है। साथ ही साथ सरकार ने अन्य अनेक तरह के मानदेय भी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को देने का काम किया है और उन योजनाओं को स्वीकार किया है। लेकिन वास्तव में आजकल के युग में 4500 रुपया भी जिस तरह की वो सेवा कर रही हैं और जिस तरह से वो गांवों में जाकर के कामकाज कर रही हैं, इसके लिए उनको अधिक मानदेय मिलना चाहिए। ये अभी मैं इस पर भी बात करूंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हमारे देश में लगभग 14 लाख ऐसे आंगनबाड़ी के केंद्र हैं जिसमें आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती काम कर रही हैं और उन्होंने उसको निरंतर ऐसे प्रयास करके गांवों में अपनी उत्तम सेवाएं भी दी हैं। हालांकि यह भी तय है कि जो ये हमारी जो योजनाएं हैं
ये बहुत ही इस तरह की योजनाएं हैं जिनका व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिसका अभी हम लोगों ने देखा भी है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1000 दिन का पोषण के लिए एक कार्यक्रम चलाया, अपने देश के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए उन्होंने एक गर्भावस्था की जो वो होता है उस समय, और उसके साथ साथ 2 साल उन्होंने जोड़े, 730 दिन वो जोड़े, और उसके साथ साथ 270 दिन जोड़ करके 1000 दिन की जो स्कीम बनाई, उसके पीछे सीधा सीधा ये उद्देश्य था और ये वैज्ञानिक तथ्य भी है कि गर्भ अवस्था से लेकर के 2 वर्ष तक शिशु का ठीक ढंग से अगर पालन पोषण होता है, उसकी देखभाल ठीक तरीके से हो, तो निश्चित रूप से वो बालक कुपोषित नहीं होता है। और भार उसका आयु के हिसाब से और लंबाई इस तरह से अगर बढ़ती है, तो जो पोषित बच्चा होता है वो देश के लिए तो एक स्वस्थ नागरिक के रूप में अपनी सेवाएं देता ही है, लेकिन साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये जो आंगनबाड़ी की जो हमारी कार्यकर्ता हैं, इनकी भूमिका को अपने देश के लिए हम लोग समझ सकते हैं। तो उसी क्रम में सरकार ने ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जो ब्लॉक स्तर पर उनको प्रशिक्षण के लिए चलाए जाते हैं, उसके साथ ही साथ हमारी सरकार ने यह भी तय किया है कि ऐसे जो हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं, उनको कई ऐसे 21 तरह के ऐसे मॉड्यूल हैं जिससे उनकी क्षमता में वृद्धि हो, उसके प्रशिक्षण भी देने का काम किया है, जिसमें लगभग 9 लाख के करीब ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये प्रशिक्षण दिया गया है, जो कार्यकर्ता हैं आंगनबाड़ी की, और उसमें से लगभग 3 लाख के करीब इस तरह की कार्यकर्ता हैं जिनको डिजिटल प्रशिक्षण भी दिया गया है। और आजकल जिस तरह से एक एक कार्यक्रम की जानकारी और सूचनाएं सरकार के द्वारा एकत्रित की जा रही हैं, निश्चित रूप से सरकार प्रशंसा की पात्र है। प्रत्येक योजना की सारी सूचनाएं डाटा वाइज हमारी सरकार के पास उपलब्ध रहे, जिससे आगे उनको योजनाएं बनाने में सफलता मिले, और उसके अनुरूप योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसके व्यापक परिणाम हमको प्राप्त होंगे, जो हमारे सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत बड़ा योगदान होगा। और इसी क्रम में हमारी सरकार ने यह भी किया है कि हम लोगों ने इसके लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको तैयार किया है। ऐसी आंगनबाड़ी की जो हमारी कार्यकर्ता साथी हैं, उनको डिजिटल फोन, स्मार्टफोन भी दिए गए हैं, और उनसे ये अपेक्षा की गई है कि वो गांव में जहां जहां पर जाएंगी वहां पर वो डाटा एकत्रित करेंगी, बच्चों की आयु के अनुसार उसका भार, उसकी लंबाई, ऐसे महिलाओं के स्वास्थ्य के विषय में, टीकाकरण के विषय में लोगों को जाकर के जागरूक करेंगी, और उन सारी योजनाओं को जो भारत सरकार का हमारा ऐप है उस पर फीड करेंगी, जिससे यहाँ पर सारी सूचनाएं एकत्रित होंगी। तो निश्चित रूप से एक तरह से आप देखें कि गांव में जिस तरह का काम हमारी आंगनबाड़ी की बहनें कर रही हैं, वो निश्चित रूप से एक ऐसा काम है जिसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, और उसके अनुरूप उनको सुविधाएं भी देने का काम हमारी सरकार को करना चाहिए, यह भी जरूरी है। अभी जैसे कई जानकारियां आई थी कि कई ऐसे आंगनबाड़ी के केंद्र हैं जो किराए के मकानों में चल रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने जहां ये तय किया कि हम ऐसे आंगनबाड़ी के जो केंद्र हैं उनके सबके भवन बनाएं, काफी भवन बन चुके हैं, थोड़े से ही ऐसे रह गए हैं। लगभग 4 लाख आंगनबाड़ी के ऐसे केंद्र हैं जहां पर अभी भवनों का निर्माण होना है, उसमें भी सरकार ने मनरेगा से उसको जोड़ दिया है, और 5 लाख रुपए तक मनरेगा का उसका उपयोग करके भवन के निर्माण में किया जाता है। और उसमें अलग से स्वच्छता कार्य योजना के लिए तहत पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए 10,000 रुपया और 12,000 रुपया प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय के लिए भी दिया है। ये निश्चित रूप से सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि आंगनबाड़ी के लिए ठीक ठाक और अच्छे भवन हर जगह पर उपलब्ध हो जाएं। और इसके लिए उन्होंने यह भी कहा है कि अगर जहां कहीं पर भी जमीन नहीं उपलब्ध हो पा रही है, वहां 600 वर्ग फुट के ऐसे जो किराए के मकान मिल जाएं, उनको भी वो किराए पर लेकर के जहां पर पेयजल और ऐसी सारी व्यवस्थाएं हों, तो वो उसको चलाने का काम हमारे यहाँ ये करने की सुविधा भी सरकार ने दी है। लेकिन उसके बावजूद अभी कई ऐसे केंद्र हैं जहां पर शौचालय और पेयजल की सुविधाएं नहीं है। उसमें लगभग 4 लाख के आसपास ऐसे आंगनबाड़ी के केंद्र हैं जहां पर अभी ठीक ढंग से टॉयलेट्स उपलब्ध नहीं है,
और 2 लाख के करीब ऐसी जगहें हैं जहां पर पेयजल की व्यवस्था भी हमारी सरकार को करनी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि यह आवश्यक है, क्योंकि अभी जैसे कोविड का जो ये संक्रमण आया, इसके दौरान निश्चित रूप से आंगनबाड़ी के केंद्र बंद रहे हैं, लेकिन अभी जैसा आपने नवंबर में शायद 2020 में नवंबर में कुछ ऐसे जो कंटोनमेंट जोन हैं जहां पर कोविड का ज्यादा प्रभाव था, उनको छोड़ करके धीरे धीरे आंगनवाड़ी के केंद्रों को खोलने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। इसलिए वहां पर भवनों में एक सुसज्जित भवन बने, इसके लिए भी आवश्यक है। और जिस तरह के कोविड के बाद के जो उन्होंने तय किए हैं मानदंड, उसके अनुरूप अब फिर से ये हमारे कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। जो पहले से स्कूल से पूर्व की जो शिक्षा है उसके लिए अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में धीरे धीरे जो निर्देशों के अनुसार प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन कुपोषित बच्चों को जो गंभीर रूप से हैं, अधिक जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं हैं, दूध पिलाने वाली माताएं हैं, ऐसे जो स्तनपान करने वाली माताएं, इनकी गहन निगरानी का काम भी हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता कर रही है। और उसके अनुरूप जो आवश्यकता होती है, जैसी हमारी सरकार की योजनाएं हैं या राज्य सरकार की योजनाएं हैं या ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन सब में भी वो अपनी तरह से योगदान दे करके ऐसी खाद्य सामग्री जो कैलोरी और प्रोटीन की जिसमें मात्रा इस तरह की हो जो कुपोषण से बच्चों को मुक्त करे, ऐसी सारी व्यवस्थाएं और आहार भी उपलब्ध कराने का काम उन्होंने किया है और कोविड के दौरान भी किया है। कोविड में आंगनबाड़ी के केंद्र भले बंद रहे, लेकिन जो सरकार की योजनाएं आई, कोविड के प्रति जागरूक करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारा देश जिस तरह के 130 करोड़ की आबादी का देश है, और उस देश में जहां पर आबादी का घनत्व बहुत कम है, वहां पर ये संक्रमण फैलने की बहुत बड़ी संभावना थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे देश को जागरूक किया और अलग अलग समय पर ऐसे निर्णय लिए और उन निर्णयों के अनुरूप देश में व्यवस्थाएं की, जिसके कारण कोविड-19 के संक्रमण के दौरान भी हमारे देश में कोई इस तरह की स्थिति नहीं आई जिसमें हमको ये लगे कि हाँ, हम स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं या स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है। स्थिति नियंत्रण में रही और कोविड के दौरान भी जो ऐसे जरूरी काम थे, वो कुपोषण को दूर करने के काम हो, महिलाओं के स्वास्थ्य के काम हो, बच्चों की मृत्यु दर को कम करने की बात हो, महिलाओं की मृत्यु दर की बात पर भी काम हुआ, और उसके साथ साथ संस्थागत प्रसव भी हो। इन सारी योजनाओं के संबंधित जो भी जानकारियां हैं और जो हमें वस्तुएं वहां पहुंचानी, जो दवाएं पहुंचानी हैं, उनको पहुंचाने का काम और उसके साथ साथ टीकाकरण के प्रति भी लोगों को जागरूक करने का काम आंगनबाड़ी की हमारी स्वास्थ्य कर्मियों ने किया है। और एक तरह से अब देखें, जो पहले जो आंगनबाड़ी का रूप था, पहले तो लोग आंगनबाड़ी के विषय में जानकारी ही नहीं रखते थे। अब तो 2 मंत्रालयों से सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय की बहुत सारी योजनाएं भी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से चल रही हैं, और उसके कारण उनकी गांवों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि उनकी सेवाओं को देखते हुए जो 4,500 रुपए का हमारी जो मुख्य कार्यकर्ता होती हैं उनको मिल रहा है, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार का भी उसमें योगदान होता है, लेकिन अपनी तरफ से आप अगर इस तरह का कोई प्राविधान करेंगी जिससे आंगनवाड़ी की जो हमारी सहायक बहनें हैं उनको कम से कम 10,000 रुपए तक का मानदेय अगर मिल सके, तो ये एक बहुत अच्छा, उनके लिए एक तरह से एक अच्छा मानदेय होगा। और जैसी उनकी सेवाएं हैं, उन सेवाओं के अनुरूप उनकी जो एक तरह से हम उनका जो सम्मान है वो सम्मान करने का काम करेंगे। इसके अलावा माननीय सभापति जी, जो मैंने शुरू में कहा कि ऐसे 4 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहां शौचालय नहीं है, पीने का पानी 2 लाख से अधिक केंद्र ऐसे हैं जहां नहीं है, उनको भी उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करे। ऐसा मैं चाहता हूं कि इस हमारे जो रेजोल्यूशन है इसमें ये संशोधन किए जाएं कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए और आंगनबाड़ी के समस्त केंद्रों के अपने भवन हो, भवनों में शौचालय और पेयजल की उत्तम व्यवस्था की जाए। उसके साथ ही साथ जो वो काम करती हैं, वो गांव-गांव में जाने का काम है। अगर उनको अपने जो भवन के साथ साथ जहां
उनको ये मिले कि कुछ इस तरह की सुविधाएं मिल सकें जिससे आने जाने का उनका काम सरल हो सके। जो भवन हो वहाँ पर फर्नीचर है, अन्य दूसरी जो सुविधाएं हैं वो उनको मिल जाए, लाइट है, ये सारे कामों को हमको करना चाहिए। साथ ही साथ मैं एक हमारे साथी ने एक मुझे ये पत्र दिया है, तो उसमें भी मैं कहना चाहूँगा, ये हालांकि राज्य सरकार का विषय है लेकिन माननीय मंत्री जी हैं तो उनके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो CDPO होती है ब्लॉक स्तर पर, वो ऐसा उन्होंने बताया है कि वो कुछ जगहों पर घूस लेने का काम भी करती हैं। 2000 रुपया ऐसे उनके मानदेय से ले लेती हैं। हाँ माननीय सभा, हाँ अच्छा, इस तरह का घूस लेती हैं तो भ्रष्टाचार के पर भी लगाम लगे। और निश्चित रूप से जैसा उनका काम है और जहां से वो निकल करके आती हैं, जिस तरह के कामों को करती हैं, तो इसकी संभावनाएं तो हैं। और इन संभावनाओं को देखते हुए भ्रष्टाचार खत्म हो और आंगनबाड़ी की जो सेवाएं हैं, जिस तरह का उनका काम है, उससे उनके सम्मान के साथ साथ उनको भ्रष्टाचार से भी मुक्त करने का काम करना चाहिए। वैसे मैंने मानदेय बढ़ाने की बात कही है, वो बात उसके साथ ही साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि हमने जैसे ये कहा है कि कई बार पहले शिकायतें आई हैं, इधर कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि जो आंगनबाड़ी केंद्र की जो महिलाएं हैं उनके शोषण की भी बहुत सारी शिकायतें प्रदेश स्तर पर प्राप्त हुई हैं। और वो उनके लिए एक इस तरह की विधि संचालित है जो प्रदेश में उनके इस तरह के जो घटनाक्रम होते हैं उसमें वो काम करती है। बस दो चार मिनट रुक जाइए। तो वो उसके लिए काम करते हैं, लेकिन हमारी जो केंद्र की सरकार है उसमें भी माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में ये बात कही थी कि अगर प्रदेश स्तर से तो उन सारे ऐसे मसलों को देखा जाता है और उनके विरुद्ध जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई होती है उसको किया भी जाता है, लेकिन अगर केंद्र स्तर पर भी ऐसी कोई शिकायत आती है तो माननीय मंत्री जी और सरकार उसका संज्ञान लेती है और संबंधित को उसके लिए कहती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतना ही पर्याप्त नहीं है। ये एक तरह से किया जाता है, लेकिन जिस तरह का एक लंबा स्ट्रक्चर है, एक बड़ा नेटवर्क आंगनबाड़ी का है, तो इसमें कुछ इस तरह की बात जरूर शामिल करनी चाहिए जिससे आंगनबाड़ी की जो हमारी सहायिकाएं हैं या उनके जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं उनको पूरी तरह से शोषण और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए कुछ इस तरह के कानून में बदलाव करने चाहिए कि जो इस तरह की सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं उन कार्यकर्ता को एक अतिरिक्त आवरण और कवच हमको उपलब्ध कराना चाहिए जिससे वो शोषण से मुक्त हो सके। एक अंतिम बात मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से और चाहूँगा और इस रेजोल्यूशन में शामिल करने की प्रार्थना करूँगा कि आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो काम तो कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, अच्छे परिणाम भी आए हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने और आपने ये अपेक्षा की थी कि हमारे देश में एक बदलाव आए, तो वास्तव में कुपोषण को दूर करने में मुक्त तो नहीं हुए लेकिन कुपोषण को दूर करने में भी हमको सफलता मिली है। बच्चों जो हमारे शिशु मृत्यु दर थी उसको भी कम करने में सफलता मिली है। और उसके साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं थी या जो गर्भ के दौरान जो मृत्यु हो जाती थी उसमें भी हमको सफलता मिली है। संस्थागत प्रसव भी बढ़ा है और स्तनपान के बारे में भी लोगों की जागरूकता बढ़ी है। उसके साथ ही साथ जो बच्चों का 2 वर्ष तक का एक समय होता है जिसमें उसका मस्तिष्क विकसित होता है, ये वैज्ञानिक तथ्य है और लोग मानते हैं कि 2 वर्ष में जो एक व्यक्ति के दिमाग का विकास हो जाता है वो फिर पूरे समय में उतना नहीं हो पाता।